पार्ट 3 टॉपिक के बारे में। और ये है टॉपिक आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को इस टॉपिक का इंतज़ार था, तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ ऑन अ सीरियस नोट कि इस टॉपिक को आप एंजॉय कीजिएगा, बिल्कुल पढ़िएगा, बट इस टॉपिक को एक एजुकेशनल पर्पस की तरह भी देखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो हंसी मजाक की वजह से इसकी जो सीरियसनेस है टॉपिक की उसे वो ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये चीज़ हमारे टाइम पर भी होती थी, इसीलिए मैं आपसे भी ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप इस चीज़ को, ठीक है, मज़े के लिए भी देखिएगा, बट उस चीज़ को समझिएगा भी। ठीक है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समझना किसी के लिए भी, अगर आप आगे जाके बायोलॉजी लेते हैं या नहीं लेते हैं वो मैटर नहीं करता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान से समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने दो मोड पढ़े हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, सेक्सुअल पढ़ा है और एसेक्सुअल पढ़ा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये आता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो भी एक स्पीशीज़ है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की तरह बाकी भी स्पीशीज़ हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ये किस तरह से, किस मोड से ये हमारे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर है हमारा सेक्सुअल मोड। ठीक है, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है हमारा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। अब मैंने आपको बताया था सेक्सुअल मोड के अंदर हमारा क्या था कि दो पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल होते हैं। उसके बाद मेल के अंदर गैमीट बनता है, फीमेल के अंदर गैमीट बनता है, दोनों के गैमीट्स का फ्यूजन होता है और उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर हमारा आगे जा करके न्यू प्रोजेनी हमारा उसी से जाइगोट से बनती है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, और यहाँ पर वेरिएशंस भी हमने देखी थी। तो अब पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हम इतने इंटरेस्टेड हैं, जिसके बारे में जानने के लिए इनफैक्ट। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे कि आपकी जो ग्रोथ है उसका हम डिवीजन देखेंगे कि वो डिवीजन कैसा होता है, क्या होता है। तो देखिए, आपने अभी तक देखा होगा कि आपके टीन्स में पहुँचने से पहले, जैसे 13-14 ये जो एज होती है, इससे पहले की जो आपकी एज होती है, ठीक है, सेकंड क्लास से आप मान लीजिए 8th-9th तक, उस टाइम पर आपने क्या देखे होंगे, क्या जनरल चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं बॉडी के अंदर। आप देखेंगे आपकी हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है, आपकी हाइट बढ़ती है। हाइट के साथ साथ और क्या होता है, वेट भी बढ़ता है, वेट भी आपका इंक्रीज होता है। अब जितने आप सेकंड क्लास में थे उतने ही तो आप 9th क्लास में नहीं होंगे ना, हाइट भी इंक्रीज हुई होगी भाई, और वेट भी इंक्रीज हुआ होगा। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो आपके मिल्क टीथ हैं, जिन्हें हम डेसिडस टीथ भी बोलते हैं, वो आपके गिर गए होंगे और उनकी जगह परमानेंट टीथ भी आए होंगे। ठीक है, तो ये जो सारे चेंजेस हैं ना, इन्हें हम जनरल प्रोसेस होती है, इन्हें हम जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। ये आपकी जनरल ग्रोथ होती है बॉडी की। ठीक है, मतलब जहाँ पर आपका जो भी बाकी चीज़ें हैं, वेट है, हाइट है, और बाकी चीज़ें आपकी ग्रो हो रही हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि जब एक एज तक आकर ये सारी चीज़ें डेवलप कर चुकी होती हैं, सारी चीज़ें ग्रो हो चुकी होती हैं, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपके जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस हैं वो आने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव चेंजेस हमारे आने स्टार्ट होते हैं। तो हमारे कुछ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं जो कि फीमेल और मेल्स, मतलब कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर सिमिलर होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, 12-13 साल की उम्र के बाद। देखिए, एक यहाँ पर मैं चीज़ स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने 12 साल की एज बोल दी तो हर किसी को 12 साल के बाद ही ये चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। कई बार क्या होता है, अब आपकी ज़्यादातर आप जो लोग वीडियोस देख रहे हैं 15-16 या हद से 17 इसी रेंज की आपकी एज होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको, हो सकता है कई लोगों को ये चेंजेस अब आ रहे हों, कई लोगों को ये चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हों, या फिर कई लोगों को कुछ सालों बाद ये चेंजेस आएँ। ठीक है, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, क्योंकि हार्मोन का लेवल हर किसी के अंदर डिफरेंट होता है। राइट, तो उसकी जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी उस इंडिविजुअल की कैसी है। ठीक है, तो इसमें हम किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए कि किसी को बियर्ड नहीं आई है या ये सब चीज़ें, तो वो कैरेक्टर की बातें करते हैं सबसे पहले। तो कुछ हमारे सिमिलर चेंजेस हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे सिमिलर चेंजेस हैं। अभी सिमिलर मतलब कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इन सिमिलर चेंजेस के अंदर आप देखिए क्या होता है कि सबसे पहला जो आपका
नोटिसेबल चेंज होता है वो है हेयर्स का थिक हो जाना और ग्रो होना। अब हेयर्स कहाँ पर ग्रो होते हैं? नॉर्मली अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे, ठीक है, 10 और 12 ईयर्स एज के, तो वहाँ पर उनकी जो आर्मपिट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर हेयर्स नहीं होते, राइट। बट वहाँ उसके बाद मतलब जैसे आप टीन्स में, प्यूबर्टी में आने लगेंगे तो वहाँ पर आपको थिक हेयर्स दिखने लगेंगे आर्मपिट्स में, ठीक है। आर्मपिट्स के अलावा जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया मतलब कि आपके बिटवीन योर लेग्स, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? वहाँ पर भी आपको थिक हेयर्स देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो जिन्हें हम प्यूबिक हेयर्स भी बोलते हैं। और हेयर्स आने के साथ साथ वहाँ पर पिगमेंटेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। पिगमेंटेशन कि वो जो एरिया है वो आपका डार्क कलर हो जाता है, मतलब ज़्यादा डार्क कलर का एरिया वो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ना, ये किसके अंदर होते हैं? बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा बॉयज़ के अंदर एक और चीज़ होती है कि जो फेस है उस पर बहुत थिन हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। थिन हेयर्स आएंगे और उनकी लेग्स पर हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। आते हैं फीमेल्स में भी है, मतलब गर्ल्स में भी हैं, बट इन कंपैरिजन टू मेन, ठीक है, वहाँ पर हमारे ये कम होते हैं। इसके अलावा आप क्या देखेंगे कि 14 जनरली 14 और 15 या 16 ईयर्स के जो एज के बच्चे होते हैं, इनके पूरे फेस पर क्या होती है? ऑयली स्किन होती है और पिंपल्स होते हैं, ठीक है। आप में से भी काफ़ी लोग इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी इसी का ही एक चेंजेस हैं जो आपकी एज में आ रहे हैं। इसके अलावा एक, ये तो मैंने बता दिया बॉडी के लेवल पर जो चेंजेस आ रहे हैं, इसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल चेंजेस कैसे आते हैं कि जो बच्चा पहले अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस नहीं था, वो अपने बॉडी पार्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, राइट, ठीक है। वो ज़्यादा टाइम अपने साथ कह सकते हैं आप बिताना पसंद करता है, ठीक है। उस टाइम पे मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो और अपने साथ साथ, ना सिर्फ अपने साथ साथ, अपने अपोजिट सेक्स के बॉडी पार्ट्स में भी इंटरेस्ट आने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो एज होती है इस टाइम पर मतलब बहुत ज़्यादा क्लासेस के अंदर लोगों की दोस्तियां होती हैं, ठीक है, वो सब आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, चल रहा होगा, ठीक है। तो वो हर किसी की एज आती है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, ठीक है, तो ये तब वहाँ पर आते हैं जो कि सिमिलर होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर। इसके बाद हम कुछ ऐसे चेंजेस की बात करते हैं जो कि सिमिलर नहीं होते। सिमिलर नहीं होते का मेरा क्या मतलब है? सिमिलर नहीं होने का मेरा मतलब है कि बॉयज़ में अलग होते हैं और गर्ल्स में अलग होते हैं, राइट। तो ऐसे चेंजेस के अंदर हमारा क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो कुछ हमारे डिफरेंट चेंजेस हैं। बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, दोनों में ये डिफरेंट चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो गर्ल्स के अंदर देखिए क्या आता है। गर्ल्स के अंदर जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट साइज आपका इंक्रीज होने लगता है गर्ल्स के अंदर। ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेस। तो ब्रेस्ट साइज बेसिकली ये जितने भी आपके चेंजेस आ रहे हैं ना, मैं अभी आपको ये बाद में बताऊंगा ये चेंजेस क्यों आते हैं। ये चेंजेस सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि आपकी जो बॉडी है ना वो तैयार हो रही है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो पहले किसी भी चीज़ को भी, मान लीजिए आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए आपको पहले तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो वही आपकी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके, राइट। तो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना भी एक ज़रूरी किस लिए है? क्योंकि आगे जा कर के उसी ब्रेस्ट से लैक्टेट मतलब जो बेबी है उसे फीड भी कराना है मदर को, तो इसलिए ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट साइज हमारा वहाँ पर इंक्रीज होने के साथ साथ उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर वो दिखती है कि जो, जैसे मान लीजिए ये ब्रेस्ट है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो निपल पोर्शन होता है, निपल पोर्शन का जो एरिया होता है, स्किन होती है, वो डार्क होने लगती है, ठीक है, डार्कनिंग उसकी होने लगती है। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है तो वहाँ पर डार्कनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा एक बहुत जो मेजर चेंजेस है जो गर्ल्स के अंदर आता है इस टाइम पर, वो क्या है कि दे स्टार्ट मैस्चुरेट। तो जब मैस्चुरेशन स्टार्ट हो जाता है, मैस्चुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो अभी मैं बताऊंगा मैस्चुरेशन साइकिल क्यों होती है, कैसे होती है और कब होती है। बट यहाँ पर अभी के लिए आप याद रख सकते हैं कि ये ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इस टाइम पर गर्ल्स में, ठीक है, और इसी की वजह से सैनिटरी पैड्स का यूज़ करा जाता है इस एज में, राइट। और ये सारे चेंजेस हमारे गर्ल्स के अंदर आते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जो बॉयज़ के अंदर आते हैं,
जो गर्ल्स से अलग हैं। तो वो चेंजेस क्या हैं कि आप देखेंगे आपके जो बियर्ड आप बोल सकते हैं वहाँ पर थिक हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। पूरी तरह से बियर्ड नहीं आती इस टाइम पर, पैची बियर्ड जिसे हम बोल सकते हैं वो आती है, ठीक है। थोड़े थोड़े हेयर्स कहीं कहीं पे पैचेस में प्रेजेंट होते हैं, तो वो यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो थिक हेयर, ठीक है, जनरली फेस पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो आपकी वॉइस है, ठीक है, आपने जनरली देखा होगा कि बच्चों की वॉइस एक बड़े इंसान की वॉइस से अलग होती है, राइट। तो आपकी जो, आप ये चीज़ खुद भी देखेंगे कि आपकी ना जो वॉइस है वो क्रैक होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वॉइस क्रैक होनी स्टार्ट हो जाती है वॉइस के अंदर। तो सेकंड जो चेंज आता है वो आपका वॉइस के साथ आता है, राइट। और वॉइस क्रैक होगी तो आपकी मतलब भारी आवाज़ जिसे हम बोलते हैं ना वो होनी स्टार्ट हो जाती है। गर्ल्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती, भारी नहीं होती आवाज़, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो पेनिस होता है, अभी मैं बताऊंगा पेनिस क्या होता है क्या नहीं होता, बट जो अभी के लिए याद रख सकते हैं, जो पेनिस होता है वहाँ पर वो ओकेजनली इरेक्शन होने लगता है, ठीक है। वो साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करने के साथ साथ कभी कभी इरेक्शन होता है आइदर डे टाइम्स में या फिर नाइट में। अभी इरेक्शन बेसिकली क्यों होता है, जो भी मान लीजिए ये इरेक्शन जो है इसमें ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है पेनिस के अंदर। जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो इरेक्शन हो जाता है, ठीक है, पेनिस का। अभी आपका डे टाइम्स में और नाइट में हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा बार हो रहा है, ये जहाँ पर स्टार्टिंग होती है तो ओकेजनली ये होने लगता है, ठीक है। तो ये बॉयज़ के अंदर चेंजेस आते हैं। अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चेंजेस मैंने आपको बताए हैं बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई मैंने 12 साल की एज बता दी तो भैया सबके 12 साल की एज में ही आने हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हर किसी की बॉडी अलग है, कहीं ना कहीं हम फिजियोलॉजी में भी एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है कि किस एज के अंदर आपके ये चेंजेस आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। पहले भी आ सकते हैं, कई लोगों के बियर्ड जो है वो मैंने देखा काफ़ी टाइम, मतलब 17-18 साल 19 साल तक के बाद आती है, ठीक है। और कई लोगों के पूरी तरह तब भी नहीं आ पाती है, ठीक है। तो ये सब आपकी बॉडी, और कई लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने जिनको 14 और 15 में ही बहुत ज़्यादा बियर्ड आ जाती है। तो ये सब आपकी जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे अपने आप को तैयार कर रही है, ठीक है। तो ये उसी चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो एक क्वेश्चन के थ्रू बात करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी आपसे पूछती है, ठीक है। वो क्या बोलती है एनसीईआरटी आपसे कि ये जो चेंजेस, एनसीईआरटी सिंपल बोलती है कि ये जो सारे के सारे आपके चेंजेस हो रहे हैं, मैच्योरिटी हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, बॉडी क्यों इन चीज़ों को शो कर रही है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आपका, तो ये बोल रहे हैं व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज, ठीक है। सेक्सुअली मैच्योर क्यों हो रही है बॉडी, जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। आंसर क्या है कि रिप्रोडक्शन के लिए आपकी बॉडी को तैयार करा जा रहा है, ठीक है, जो कि बहुत असेंशियल प्रोसेस है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के लिए ऐसे ही तैयार क्यों करना है, ये देखिए, सुनिए मेरी बात। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर सिंगल सेल थी तो भाई वहाँ पर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, भाई सिंगल सेल है अपने आप डिवाइड कर जाएगी। बट मैंने आपको बताया मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होता है। अगर मैं बात करूँ मेल्स की तो टेस्टीज हैं, और अगर फीमेल्स की बात करूं तो ओवरीज हैं, ठीक है। तो वो जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है उनकी डेवलपमेंट के लिए ये चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भाई एक एज है, एक जो आपका वेजिटेटिव फेज जैसे हम बोलते हैं, मतलब उस पीरियड के जुवेनाइल फेज भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर आप आगे जाएंगे तब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो वो आपका बचपन होता है, ठीक है। बचपन के अंदर आपकी जितनी ग्रोथ है उस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब एक बार ग्रोथ हो गई, ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ हो गई, उसके बाद आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बॉडी को सेक्सुअली मैच्योर करना ज़रूरी है। नहीं तो अगर मान लीजिए सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी नहीं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि पढ़ाई करना, सक्सेस लेना, ये सारी चीज़ें तो हमारी हैं, ठीक है। बट बायोलॉजी की टर्म्स में अगर हम बात करें ना, तो हर किसी इंसान का या जानवर का, किसी भी स्पीसीज़ का यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही काम है, वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बायोलॉजी में सिर्फ ये है कि आपको रिप्रोड्यूस करना है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इतना असेंशियल है क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू ही कोई भी जो स्पीसीज है वो बढ़ती है, वो आगे कंटिन्यू होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया, जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपकी एक एनसीईआरटी एक चीज़ और बोलती है, जब ये जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ बेसिकली मैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्हीं के अंदर हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं, जब मैंने आपको बताया कि जो आपकी
वेजिटेटिव फेज है, ठीक है, वहाँ पर आपकी ग्रोथ हो गई कंप्लीट, उसके बाद आपकी रिप्रोडक्टिव फेज की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। ये ड्यूरिंग अडोलेसेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी, ठीक है। तो इसी को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। आपकी बुक के अंदर लिख रखा है, मैं पढ़ देता हूँ ये डेफिनेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। तो मैं पढ़ देता हूँ, ये आपकी बुक के अंदर लिख रखा है, व्हेन जनरल बॉडी ग्रोथ रेट बिगिन टू स्लो डाउन एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मेच्योर, दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद रखनी है, आपकी बुक के अंदर ये दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो नॉर्मल ग्रोथ है, ठीक है, नॉर्मल टिश्यूज़ की जो ग्रोथ है, जनरल ग्रोथ है, वो आपकी डिक्रीज होने लगेगी। जनरल ग्रोथ जो मैंने बताया था, आपकी हाइट इंक्रीज होना, वेट इंक्रीज होना, ठीक है, जो डेसिडियस टीथ है उनकी जगह परमानेंट टीथ आना, तो वो आपका डिक्रीज होने लगेगा। इसके अलावा जब आपकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, ठीक है, आपकी बियर्ड आना, आपकी आवाज़ भारी हो जाना, ठीक है, आपके जो ये ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना गर्ल्स के अंदर, ठीक है, और बॉयज़ के अंदर पेनिस इरेक्शन होना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में आ रही हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ वहाँ पर हो रही है। तो जब जनरल ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इंक्रीज होगी, उसी पीरियड को हम क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, प्यूबर्टी और एडोलेसेंस ये दोनों आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है, ठीक है, एक साथ ही चलती हैं, ठीक है, साइड बाय साइड ही चलती हैं, बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, कई बार ये चीज़ें कोइंसाइड करती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है कि भाई, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या, कि भाई अगर आप गर्ल्स को देखेंगे तो उनमें मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स इवन बॉयज़ के अंदर भी होते हैं, बट गर्ल्स के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब भी ये ब्लीडिंग का पीरियड होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, गुस्सा आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी साइकोलॉजिकल लेवल पर हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो भी मतलब इसी चीज़ के अंदर आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बॉयज़ की, तो बॉयज़ के अंदर एग्रेसिवनेस इंक्रीज होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उस टाइम पर किसी की नहीं सुनना, अपने मन की करना, सब ये लगता है कि सब मुझे ही क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये साइकोलॉजिकल लेवल पर जो हो रही हैं, इन्हें हम एडोलेसेंस के अंदर रखते हैं, इमोशनल चेंजेस जो आ रहे होते हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी और जो एडोलेसेंस ये चीज़ें हैं, ये सब साथ में ही चल रही होती हैं, और सिर्फ एक एम होता है कि जो इंडिविजुअल है उसे सेक्सुअली मैच्योर करा जा सके, ठीक है, और कोई एम नहीं होता। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर एक और क्वेश्चन पूछती है एनसीईआरटी उसके बाद, हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन एज इट इज़ भी पूछे जा सकते हैं, मतलब घुमा कर के भी पूछे जा सकते हैं, तो एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो चेंजेस आए भाई, बॉडीली जो आपके चेंजेस आए, ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में क्या हेल्प करेंगे भाई, ठीक है। समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई फेस पर, अगर किसी मेल के फेस पर बियर्ड है, ठीक है, मतलब बियर्ड है, थिक हेयर्स हैं, या फिर आपने देखा होगा बॉयज़ के अंदर चेस्ट पर भी हेयर्स होते हैं, ठीक है, लेग्स पर भी हेयर होते हैं, तो ये इन हेयर्स का भी रिप्रोडक्शन से क्या लिंक है, कह सकते हैं ना ये चीज़। तो देखिए क्या होता है, या फिर अगर आवाज़ आपकी भारी हो गई है, ठीक है, जो भी आपके फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इनका भाई रिप्रोडक्शन से क्या लेना देना है। तो देखिए रिप्रोडक्शन से लेना देना इसलिए है, मैंने अभी आपको बताया कि भाई रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, 2 गैमेट्स की जरूरत है, ठीक है। कौन कौन से, एक मेल का है जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, एक फीमेल का है जिसे हम ओवम बोलते हैं। अब ये दोनों गैमेट्स दोनों की तो बॉडी में बनेंगे भाई, ठीक है, इसकी बॉडी में ओवम बन गया, इसकी बॉडी में स्पर्म बन गया, ठीक है। अब भैया ये दोनों अलग अलग बने हैं, इन दोनों को पास आने के लिए, इन दोनों के फ्यूजन के लिए, दोनों गैमेट्स के, इन दोनों को भी तो पास आना पड़ेगा ना, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई ये फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है कि बाहर हो, वो हम देखेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, वो हम देखेंगे, बट कम से कम पास तो आना ज़रूरी है ना उस चीज़ के लिए। तो भाई पास आने के लिए रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे भाई, अगर मैं आपसे कहूँ बॉयज़, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक बॉयज़ की एक इमेज बनती है कि हाँ भाई मतलब मतलब अगर मैं मैन बोल देता हूँ, ठीक है, बॉयज़ में तो बियर्ड नहीं होती, जो कम एज के होते हैं, ठीक है। अगर मैं मैन बोलता हूँ तो आप बोलेंगे हाँ बियर्ड होगी, ठीक है, हैवी वॉइस होगी, ठीक है, थोड़े मस्कुलर ज़्यादा होंगे, वेट ज़्यादा होगा, हाइट ज़्यादा होगी कंपैरेटिव टू गर्ल्स, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स के थ्रू ही तो आप पहचान सकते हैं कि ये मेल है या ये फीमेल है,
ठीक है। तो फिजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही आप पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, राइट। तो ये जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं यही भाई देखिए यहाँ पर हम तो बहुत सिविलाइज्ड हो गए हैं, हम तो भाई समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये मेल है या फीमेल है, बट एनिमल्स में ये चीज़ ना वहाँ पर ज़्यादा काम आती है। तो इसलिए जो फिजिकल कैरेक्टर्स है ना ये आपके वहाँ पर काम आते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए, दूसरे अपोजिट सेक्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ें वहाँ पर काम आती हैं। इसके अलावा इसका थोड़ा सा जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा लिंक है कि कई बार जो फीमेल्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के मेल को ही प्रेफरेंस देती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ये बहुत जनरली, अगर मैं थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में आपसे बात करूं तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों की बियर्ड होती है, लड़कियों को बियर्ड पसंद है, ठीक है। अभी बियर्ड का क्या लेना देना रिप्रोडक्शन से, बट ये चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं, राइट, जो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। अगर मैं बात करूं पीकॉक का बहुत अच्छा एग्जांपल है। कभी भी जो पीहन होती है ना, जो फीमेल्स होती हैं उनको उनके कभी भी टेल्स नहीं होती, ठीक है। जो कलरफुल हमें टेल दिखती है ना वो सिर्फ मेल की दिखती है। तो वो मेल को किस लिए दिखती है, ताकि मेल जो है वो फीमेल जो है वो सेलेक्ट कर पाए मेल्स को, ठीक है। फीमेल हमेशा सेलेक्टर्स होती हैं, वो हमेशा सेलेक्ट करती हैं उन्हें किसके साथ जाना है, ठीक है, मेल्स में से। तो इसीलिए ये नेचर का लॉ है, फीमेल हमेशा एक ही ओवम प्रोड्यूस करती है, उसके कंपैरिजन में मेल इतने सारे स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो फीमेल का तो क्या बोल सकते हैं, हमेशा से ज़्यादा वो रहा है, ये हमेशा सेलेक्टर ही रही हैं। तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए मेल्स के अंदर ये डिफरेंट चेंजेस आते हैं। सिमिलरली फीमेल्स के अंदर भी वही चेंजेस मेल को अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, ताकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें और रिकॉग्नाइज कर सकें, सबसे बड़ी बात। तो अब आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पोर्शंस, ठीक है। बहुत इसमें दो पोर्शंस हमारे बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करेंगे। अब वो कैटेगरीज कौन सी हैं वो देखिए, ठीक है। दो पोर्शन है, पहला कौन सा, जो कि आपका फॉर्म करेगा, मतलब कि फॉर्मेशन करेगा। अब फॉर्मेशन किसका हो रहा है भाई, फॉर्मेशन हो रहा है आपकी जर्म सेल्स का, दैट इज स्पर्म्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहला पोर्शन वो हो गया जो कि फॉर्मेशन करेगा। अभी हम देखते हैं किसके अंदर क्या चीजें आती हैं। उसके अलावा दूसरा पोर्शन हमारा क्या होगा, जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन करेगा। भाई सिंपल सी बात है, स्पर्म बना लिए, बनाने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन होता कहाँ पर है, ट्रांसपोर्टेशन करा जाता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पर है, अभी मैं आपको फेलोपियन ट्यूब्स बताऊंगा जब मैं फीमेल डिस्कस करूंगा, वहाँ पर होता है, ठीक है। तो इट मीन्स फीमेल बॉडी के अंदर तो ट्रांसफर करने पड़ेंगे ये जो स्पर्म फॉर्म हुए हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं, जिन्हें हम जो कि हमारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो देखिए फॉर्मेशन हमारा किन स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मेशन के अंदर हमारा यहाँ पे है टेस्टीज के अंदर फॉर्मेशन होता है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं तो वास डिफरेंस, और इसके बाद यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद जो स्पर्म्स हैं वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में वो देखते हैं टेस्टीज को, ठीक है। बहुत आपने वर्ड शायद पहले सुना होगा ज़रूर। तो टेस्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या ये होता है। अभी आपका डिटेल में तो है नहीं, ठीक है, 12th क्लास में आप डिटेल में देखेंगे बिल्कुल कि कैसे क्या किस चीज़ के लिए फॉर्मेशन हो रहा है। वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन को ना हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, तो वो वहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करी गई है। बट यहाँ पर भी आपको एक ब्रीफ व्यू देना है मुझे टेस्टीज का। तो देखिए टेस्टीज की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहली बात, अब सबसे पहले लोकेशन सोचिए, लोकेटेड कहाँ पर होते हैं टेस्टीज। तो टेस्टीज आपकी जो एब्डोमिनल कैविटीज़ है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के जो भी ऑर्गन है उन सबसे बाहर आपकी लोकेटेड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है लोकेटेड बाहर क्यों है। भाई सोचा जा सकता है ना कि भाई बॉडी के अंदर भी तो लोकेटेड हो सकते थे ये टेस्टीज। तो देखिए इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। टेस्टीज आपकी बॉडी के बाहर इसलिए लोकेटेड होते हैं क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है। आप बस स्पर्म फॉर्मेशन याद रखिए क्योंकि शायद आपको ये चीज़ टर्म अलग अलग है। तो जो स्पर्म फॉर्मेशन है ना उसे 2 से 3 डिग्री जो टेम्परेचर है उसे कम की ज़रूरत होती है,
ठीक है। तो आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसलिए जो टेस्टिस है ना वो बॉडी से बाहर अरेंज रहते हैं। अब देखिए बॉडी से बाहर अरेंज रहे हैं, तो बॉडी से बाहर अरेंज हैं तो वो अपना टेम्परेचर ना मेंटेन कर लेते हैं। मेंटेन कर लेने का मतलब क्या है कि उनका टेस्टिस का टेम्परेचर हमेशा बॉडी से 2 या 3 डिग्री कम ही रहता है। कम क्यों है? क्योंकि स्पर्म उसी टेम्परेचर पे बन पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो इसीलिए अब देखिए क्या होता है कि जब समर्स का पीरियड होता है, ठीक है, तो समर के टाइम पर क्या होता है कि मान लीजिए ये स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो ये है टेस्टिस, ठीक है, और ये जो आउटर जो बैग आपको दिख रहा है, ठीक है, जो स्किन के अंदर जो भी ये प्रेजेंट होते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम, राइट। इसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। इस स्क्रोटम, इस बैग लाइक इस स्किन के स्ट्रक्चर के अंदर ये है टेस्टिस, ठीक है। तो ये टेस्टिस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इन्हीं टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो ये अब देखिए मान लीजिए समर का टाइम है। समर के टाइम पर क्या होते हैं कि जो टेस्टिस हैं ये बॉडी से और ज़्यादा दूर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि समर के टाइम पर बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए अपने आप को दूर कर लेते हैं ताकि वो अपना टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम मेंटेन कर पाएँ। अब जब सर्दियाँ आती हैं, ठीक है, विंटर्स के टाइम पर क्या होता है कि ये टेस्टिस हमारे कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी के पास आ जाते हैं, ताकि भाई बहुत ज़्यादा भी टेम्परेचर कम नहीं करना है ना, सिर्फ 2 से 3 डिग्री कम करना है, तो इसलिए उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी के पास आ जाते हैं ताकि टेम्परेचर पहले से थोड़ा मेंटेन करा सके। याद रखिएगा बॉडी से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो कर देना है, टेम्परेचर कम कर देना है, नहीं, सिर्फ बॉडी से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम। इसलिए समर्स के अंदर वो क्या हो जाते हैं, वो मतलब नीचे हो जाते हैं, ठीक है, और विंटर्स के टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टेस्टिस का पूरा फंडा था। अब देखिए क्या होता है कि मैंने आपको बता दिया टेस्टिस के अंदर आपकी जो मेल जर्म सेल है दैट इज स्पर्म वो फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब ये जो मेल जर्म सेल फॉर्म करने के अलावा टेस्टिस का एक और मेजर फंक्शन है, ठीक है, वो देखते हैं क्या होता है। तो टेस्टिस के 2 फंक्शन बताए, एक तो स्पर्म को बनाएगा, इसके अलावा ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हार्मोन, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, नाम तो सुना ही होगा आपने इसका। जो टेस्टिस हार्मोन हमारा प्रोड्यूस करती हैं वो है आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, अब देखिए बेसिकली इसका काम क्या होता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, यही स्पर्म फॉर्मेशन को ना रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि भाई अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है तो ज़्यादा आपके स्पर्म फॉर्मेशन होने लगेगा, अगर इसका लेवल डिक्रीज कर गया तो स्पर्म फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये खुद ही हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रही है, खुद ही स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है, तो ये हार्मोन इसी के ऊपर एक्ट कर देता है और कहता है भाई स्पर्म बनाओ, और अगर कम रह जाता है तो नहीं बन पाते स्पर्म, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद मतलब ये तो हमने इसका एक फंक्शन देख लिया कि भाई स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो बॉयज़ हैं उनकी वॉइस हमारी हार्ड होने लगती है, बियर्ड आने लगती है, ठीक है, बाकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आने लगते हैं, अट्रैक्शन होने लगता है टुवर्ड्स द फीमेल। तो ये जो चेंजेस हैं ना, ये भी इसी हार्मोन की वजह से होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें कह सकते हैं बैलेंस में नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो ये आपका मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो था। अब देखिए आपकी बुक के अंदर भी एक डायग्राम दिखा रखा है, इसके अलावा एक ये इमेज है जो कि जिसके अंदर थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। हमने इसमें एक चीज़ डिस्कस कर ली जहाँ पर ये फॉर्मेशन हो रहा है। एक चीज़ मैंने अभी आपको और बताई थी जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, वो जो मैंने वॉस डिफरेंस और यूरेथ्रा बताया था वही याद रखना है। अब इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये टेस्टिस हैं और ये टेस्टिस अभी आपके में ये एपिडिडमस ये मतलब डिफरेंट आपके में बहुत ज़्यादा दे नहीं रखा है, ठीक है। तो इसलिए फालतू का आप कंफ्यूज मत होइएगा, जितना मैं बता रहा हूँ आपको उतना याद करना है। अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो एक्स्ट्रा पढ़ सकता है। ये टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस में यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन हुआ है। स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद फिर मैंने आपको बताया था अभी इन्हें ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या बताया मैंने आपको, वॉस डिफरेंस, ठीक है। वॉस डिफरेंस को कभी कभी ना हम डक्टस डिफरेंस भी बोल देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने डक्टस डिफरेंस लिख रखा है, ठीक है। तो वॉस डिफरेंस है भाई, यहाँ से ये स्पर्म्स आ गए यहाँ पर। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि
यूरेथ्रा आ गया, ठीक है। तो यूरेथ्रा हमारा क्या, यूरेथ्रा हमारे कहाँ से आया, ये जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर से ना एक ट्यूब आ रही होती है, उसी को ये वॉस डिफरेंस हमारे ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है, और फिर मिल करके हमारा यहाँ पे यूरेथ्रा फॉर्म होता है, ठीक है। तो यूरेथ्रा फॉर्म हो गया। अब यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा के अंदर ना हमारे डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स के सिक्रीशन भी आते हैं। ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं भाई, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक है ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, एक है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये आपके ना शायद नाम नहीं दे रखे हैं, ठीक है, और एक है आपकी सेमाइनल वेसिकल्स। ये तीन हमारी ग्लैंड्स होती हैं, इनके भी सिक्रीशन इन्हीं स्पर्म्स के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं। अब मिक्स क्यों करा भाई, ये जो ग्लैंड्स है ना, इनका फ्लूइडी सिक्रीशन होता है, फ्लूइड टाइप, ठीक है। तो ये ना न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं स्पर्म को, और इसी के साथ साथ ना ये मोटिलिटी, मतलब एक फ्लूइडी नेचर देती हैं, क्योंकि भाई देखिए स्पर्म को ट्रैवल करना है ना, तो वो फ्लूइडी नेचर होना चाहिए। अगर हार्ड होगा तो ये ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये फ्लूइडी नेचर हमारा प्रोवाइड करती हैं। तो इसके बाद अब स्पर्म्स कहाँ आ गए, फाइनली यूरेथ्रा के अंदर आ गए। यूरेथ्रा से फिर इजैकुलेशन होकर ये स्पर्म पेनिस से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसी के साथ साथ ना मैं आपको पेनिस की ये जो चीज़ें हैं ये भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जो पेनिस है ये बीच में आप देख सकते हैं, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। यूरेथ्रा के अलावा ये जो है ये आपका इरेक्टाइल टिश्यू है, ठीक है। इरेक्टाइल टिश्यू है जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होने की वजह से ही जो पेनिस है वो इरेक्ट कर पाता है। अब देखिए इरेक्शन का फंक्शन, मतलब इरेक्शन होता क्यों है, ठीक है, क्यों होता है इरेक्शन, उसका सिंपल सा ये है फंडा कि अगर इरेक्शन नहीं होगा तो जो स्पर्म्स है ना वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर इरेक्शन होगा तभी तो भाई ये स्पर्म्स जो हैं ये ट्रांसफ़र हो पाएंगे फीमेल बॉडी के अंदर, राइट। तो इसलिए इरेक्शन यहाँ पर मैन के अंदर होता है, ठीक है। और ये सारे जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम है उससे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये देखिए आपकी बुक का डायग्राम है, सेम चीज़ें दिखा रखी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। तो देखिए आपकी बुक के अंदर ये क्या दिखा रखा है, यहाँ पे ये टेस्टिस, ठीक है, ये स्क्रोटम, मैंने अभी बताया था बाहर वाला जो बैग है उसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोला जाता है। फिर ये आपका वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख गया। वॉस डिफरेंस के अलावा ये मैंने बताया था कि सेमाइनल वेसिकल्स हैं, ठीक है। और ये यूरेटर्स ना बेसिकली यूरिनरी, जब मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको बताऊंगा ना तो यूरेटर्स उसमें आते हैं। ये जैसे यूरिनरी ब्लैडर है ना ये, ठीक है, तो ऊपर से ना दो यूरेटर्स आते हैं जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारे ओपन होते हैं, ठीक है। और फिर ये जो आगे से ये बनता है ये यूरेथ्रा बनता है। तो ये यूरेथ्रा आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये रहा यूरेथ्रा, ठीक है। ये पेनिस हो गया। इसके बाद ये वो इरेक्टाइल टिश्यू है रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ये ब्लैडर होता है। तो है ये वही सिमिलर चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपका ये क्लियर होता है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो टेस्टीज़ हैं वो बॉडी से बाहर क्यों लोकेटेड होते हैं। तो क्योंकि स्पर्म जो हैं वो उन्हें 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो टेस्टीज़ हैं वो बॉडी से बाहर लोकेटेड होते हैं। इसके बाद टेस्टीज़ का मेजर जो फंक्शन है वो क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन करना, हार्मोन फॉर्मेशन करना। हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन अल्टीमेटली फिर हमारा स्पर्म फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन को। इसके अलावा जो सेकेंडरी चेंजेस हैं बॉयज़ के अंदर वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आते हैं।